of strong, of power, of dignity, of freedom for Africa. Africa for Africans. लिबिया पर रूल कर रहा था किंग इदरीस और फिर एक दिन हिस्ट्री एक टर्न लेती है। एक यंग आर्मी ऑफिसर उठता है, मुअम्मर गद्दाफी। अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री बेसेस बंद करवा दिए। लिबिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरे अफ्रीका में सबसे हाई था। गद्दाफी सिर्फ लिबिया के बारे में नहीं सोच रहा था और यहीं से आता है सबसे डेंजरस आइडिया, अफ्रीकन गोल्ड दिनार। अक्टूबर 20, 2011 का दिन था। The death of Muammar Gaddafi was both end and beginning. मुझे पता है तुमने लिबिया का नाम काफी बार सुना होगा। सिविल वॉर, मिलिशियास, खेओस, फेल्ड स्टेट, और शायद तुमने भी कभी ना कभी ये सोचा होगा कि अच्छा ही हुआ जो गद्दाफी गया। लेकिन इस पॉइंट पर बस एक पल के लिए रुको और बिना बायस होकर सोचो। तुम्हें याद है लिबिया के बारे में नेगेटिव बातें कब से शुरू हुई? 2011 से पहले तुम लिबिया के बारे में क्या जानते थे? सच बोलना, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। और ये साइलेंस एक्सीडेंटल नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई कंट्री ग्लोबल सिस्टम के रूल्स फॉलो करती रहती है, मीडिया उसे इग्नोर करता है। लेकिन जैसे ही कोई कंट्री अपना रास्ता खुद चूज करना चाहती है, अचानक वो थ्रेट टू डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स वायलेटर, ग्लोबल डेंजर बन जाती है। लिबिया के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर करना जरूरी है। मैं यहाँ गद्दाफी को हीरो प्रूव करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जो कहानी तुम्हें सुनाई गई है उसके पीछे की कहानी भी तुम सुनो। 1959 में लिबिया एक ऑयल रिच कंट्री था, लेकिन आयरनी ये थी लिबिया के लोग गरीब थे। ऑयल का पैसा अमेरिकन और यूरोपियन ऑयल कंपनीज कमा रही थी और लिबिया पर रूल कर रहा था किंग इदरीस, जो वेस्ट का लॉयल पार्टनर था। फॉरेन मिलिट्री बेसेस लिबिया की जमीन पर थे। डिसीजंस वॉशिंगटन और लंदन के इंटरेस्ट के हिसाब से लिए जाते थे। लिबिया टेक्निकली फ्री था, लेकिन प्रैक्टिकली कंट्रोल्ड। और फिर एक दिन हिस्ट्री एक टर्न लेती है। एक यंग आर्मी ऑफिसर उठता है, मुअम्मर गद्दाफी। वो इलेक्शन से नहीं आया, वो बैलेट से नहीं आया, वो रेवोल्यूशन से आया। पावर में आते ही गद्दाफी ने वो काम किए जो सिस्टम के लिए सबसे डेंजरस होता है। उसने ऑयल नेशनलाइज कर दिया, फॉरेन कंपनीज का कंट्रोल तोड़ दिया, अमेरिकन और ब्रिटिश मिलिट्री बेसेस बंद करवा दिए और दुनिया को एक क्लियर मैसेज दिया, लिबिया अपनी मर्जी से चलेगा। बस यहीं पर उसका वर्डिक्ट लिख दिया गया। तुम ऑब्जर्व करो, जब भी कोई लीडर अपने रिसोर्सेज पर हक मांगता है, उसे एक ही लेबल दिया जाता है, डिक्टेटर। गद्दाफी के साथ भी यही हुआ। वेस्टर्न मीडिया ने उसे दिखाया वियर्ड क्लोथ्स, लॉन्ग स्पीचेस, मैडमैन ऑफ मिडिल ईस्ट, एक कैरिकेचर बना दिया गया। लेकिन इस पॉइंट पर एक चीज इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। अगर गद्दाफी सिर्फ एक पागल डिक्टेटर था, तो लिबिया 40 साल तक स्टेबल कैसे रहा? ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स है। गद्दाफी के टाइम लिबिया में फ्री एजुकेशन थी, फ्री हेल्थ केयर थी, इलेक्ट्रिसिटी ऑलमोस्ट फ्री थी, पेट्रोल दुनिया के चीपेस्ट रेट्स पे मिलता था। न्यूली मैरिड कपल्स को गवर्नमेंट घर बनाने के लिए पैसा देती थी। स्टूडेंट्स को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्टाइपेंड मिलता था। वाटर क्राइसिस सॉल्व करने के लिए ग्रेट मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट बना, जो आज भी दुनिया के लार्जेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है। और ये कोई सीक्रेट डेटा नहीं है। प्री 2011 लिबिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पूरे अफ्रीका में सबसे हाई था। ये सब कुछ यूएन और वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड्स में मौजूद है। अब यहीं पर तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आता है, अगर ये सब सच है तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सिर्फ लिबिया नहीं था। प्रॉब्लम ये थी कि गद्दाफी सिर्फ लिबिया के बारे में नहीं सोच रहा था, वो पूरे अफ्रीका के बारे में सोच रहा था। उसका सपना था अफ्रीका को वेस्टर्न फाइनेंशियल चेन से फ्री करना। और यहीं से आता है सबसे डेंजरस आइडिया, अफ्रीकन गोल्ड दिनार, एक गोल्ड बैक्ड अफ्रीकन करेंसी। Specifically, Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you are going to be targeted. सोचो इस बात को, ऑयल, गैस, रिसोर्सेस डॉलर के बजाय गोल्ड बैक करेंसी में ट्रेड हो। इसका मतलब क्या होता? डॉलर की मोनोपोली हिल जाती, फ्रांस का अफ्रीकन कॉलोनीज पर कंट्रोल टूट जाता, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का इन्फ्लुएंस कोलैप्स हो जाता। ये सिर्फ इकोनॉमिक आइडिया नहीं था, ये पावर स्ट्रक्चर पे डायरेक्ट अटैक था। और ये चीज वेस्ट के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल थी। इसीलिए गद्दाफी को सिर्फ डिक्टेटर नहीं, डेंजरस डिक्टेटर बनाया गया। और फिर
आया 2011। तुम्हें बताया गया अरब स्प्रिंग, पीपल वांट फ्रीडम। Either this is the first Arab revolution of the 21st century. Mubarak deposed. Egypt's 18-day revolution defies all expectations. Libyan revolution of 2011 was about one thing above all else: removing Colonel Gaddafi from power. और हाँ, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में जेन्युइन एंगर था, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, फ्रस्ट्रेशन, सब रियल था। लेकिन लिबिया में जो हुआ वो सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था। यहीं पर एक बात समझना जरूरी हो जाता है, लिबिया में नेटो का रोल कैसे शुरू हुआ। While more speculation has been raised on the reasons for NATO's intervention in Libya. And as RT's Laura Emmett reports, the organisation may have been trying to prevent Gaddafi from burying the American buck. नो फ्लाई जोन के नाम से बस इतना बोला गया कि सिविलियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। सुनने में कितना नोबल लगता है ना, लेकिन जो दिखाया नहीं गया वो ये था, नेटो ने खुद लिबिया के मिलिट्री बेसेस बॉम्ब किए, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय किए, कम्युनिकेशन सिस्टम्स तोड़ दिए। ये प्रोटेक्शन नहीं थी, ये रिजीम चेंज ऑपरेशन था। वेस्टर्न मीडिया ने एक ही लाइन हर दिन रिपीट की, गद्दाफी इज किलिंग हिज ओन पीपल। तुमने कभी पूछा प्रूफ कहाँ है? तुमने कभी पूछा अगर ये ह्यूमैनिटेरियन मिशन था तो बॉम्ब्स क्यों गिर रहे थे? नहीं, क्योंकि नैरेटिव इमोशन पे खेला जा रहा था, और जब इमोशन एक्टिवेट होता है लॉजिक साइलेंट हो जाता है। अक्टूबर 20, 2011 का दिन था। गद्दाफी अपनी लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड सिरते शहर से भाग रहा था। वो एक कॉन्वे में था, लेकिन नेटो के प्लेन्स ने उनके व्हीकल्स पर स्ट्राइक किया। कॉन्वॉय बिखर गया और गद्दाफी घायल हो गए। बचने के लिए वो एक नैरो ड्राइनेज पाइप में छुप गए। वहाँ वो जिंदा थे पर बहुत ही हेल्पलेस और इंजर्ड। फाइटर्स ने उन्हें पाइप से बाहर निकाला। वो जिंदा थे, लेकिन उनके साथ बेइज्जती और मारपीट हुई। कुछ लोग उन्हें किक और स्टैब भी कर रहे थे। उनकी डिग्निटी का पूरा इंसल्ट किया गया। फिर कुछ ही वक्त बाद गद्दाफी को मार दिया गया। The death of Muammar Gaddafi was both end and beginning. This footage, broadcast for the first time, shows more clearly than ever the colonel's final moments. और दुनिया ने इस पल को सेलिब्रेट किया। हिलरी क्लिंटन कैमरे के सामने हंसकर बोली, "We came, we saw, he died." We came, we saw, he died. सोचो अगर ये किसी नॉन वेस्टर्न लीडर के साथ होता, अगर कोई पॉलिटिशियन इस तरह पब्लिकली मुस्कुराते हुए स्टेटमेंट देता तो उसे मॉन्स्टर और टायरेंट डिक्लेयर कर दिया जाता। लेकिन यहाँ ये विक्ट्री बन गई। ये मूवमेंट सिर्फ गद्दाफी का नहीं था, ये पावर और हिपोक्रेसी का मूवमेंट था। Today we can definitively say that the Gaddafi regime has come to an end. अब मैं तुमसे पूछता हूँ, गद्दाफी के बाद क्या लिबिया फ्री हो गया? क्या डेमोक्रेसी आ गई? नहीं, लिबिया टूट गया। मल्टीपल मिलिशियास, ट्राइबल वॉर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ओपन स्लेव मार्केट्स, लोग खुलेआम बिकने लगे। आज लिबिया में एक गवर्नमेंट नहीं, एक नेशनल आर्मी नहीं, एक लॉ नहीं। वहाँ ऑयल है लेकिन कंट्रोल फॉरेन इंटरेस्ट के पास है। और सबसे बड़ी हिपोक्रेसी, जो मीडिया इंटरवेंशन जस्टिफाई कर रहा था, वो आज लिबिया पे बात भी नहीं करता, क्योंकि एजेंडा कंप्लीट हो चुका है। अब पिक्चर का दूसरा साइड भी देखना पड़ेगा। हाँ, गद्दाफी का सिस्टम अथॉरिटेरियन था, पॉलिटिकल अपोजिशन लिमिटेड थी, स्पीच फ्रीडम कंट्रोल्ड थी, ट्राइबल टेंशंस को कभी कभी फोर्स से हैंडल किया गया। ये सब सच है, लेकिन ये भी सच है लिबिया एक फंक्शनिंग स्टेट था। और ये भी सच है नेटो ने लिबिया को डेमोक्रेसी नहीं दी, उन्होंने लिबिया को केओस दिया। ये पैटर्न नया नहीं है। इराक, लिबिया, सीरिया और ईरान के साथ की गई कोशिशें, हर जगह सीक्वेंस लगभग एक जैसा रहा। पहले लीडर को डीमोनाइज किया जाता है, फिर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न का नैरेटिव लाया जाता है, उसके बाद मिलिट्री इंटरवेंशन, डिस्ट्रक्शन फॉलो करता है, और जब सब कुछ बिखर जाता है तो कंक्लूजन तैयार होता है। ये लोग खुद रूल नहीं कर सकते। रिजल्ट सिंपल होता है, ऑयल सिक्योर, डॉलर सिक्योर, नैरेटिव सिक्योर, और लोग वो रेफ्यूजीज बन जाते हैं, सिर्फ नंबर्स बन जाते हैं। आज जब कोई बोलता है गद्दाफी डिक्टेटर था इसीलिए लिबिया ऐसा है, तो मैं तुमसे कहता हूँ, सोचो अगर डिक्टेटर ही प्रॉब्लम था तो उसके जाने के बाद वहाँ के हालात बेहतर क्यों नहीं हुए? सच ये है, गद्दाफी ने एक रूल तोड़ा था, उसने वेस्ट को नो बोला था, और दुनिया में सबसे महंगी चीज ये नो ही होती है। लिबिया को एक कंट्री के तौर पर नहीं, बल्कि एक सिग्नल के तौर
तौर पर देखा जाना चाहिए। अगर तुम सिस्टम के खिलाफ जाओगे, अगर तुम अपने रिसोर्सेस पे हक मांगोगे, अगर तुम डॉलर के बाहर सोचोगे, तो तुम्हें फ्रीडम के नाम पे खाक बना दिया जाएगा और फिर हिस्ट्री लिखी जाएगी तुम डिक्टेटर थे। इसीलिए मैं तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी तुम्हें दिखाया जा चुका है उस पर गौर करो, क्योंकि जो कहानी तुम्हें सुनाई जाती है वो अक्सर पूरी नहीं होती। और लीबिया की कहानी सिर्फ लीबिया की नहीं है, वो उन सब के लिए है जो झुकने से मना करते हैं। मीडिया हमेशा एक स्टोरी सुनाता है, लेकिन क्या तुमने पूरा पिक्चर देखा? तुम्हारा क्या पर्सपेक्टिव है? कमेंट्स में अपनी सोच बताओ। Even when the greatest power on earth, the United States, has, or many of its senior officials have declared that they would like to see you finished.